विकास के बारे में जानेंगे। किसी देश का विकास कैसे नापा जाता है। किसी देश का विकास जो है कई आधार पर नापा जाता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय हो गया, स्वास्थ्य सुधार हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया। जीवन प्रत्याशा का मतलब हो गया कि उस देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। इसके अलावा औद्योगिक ढांचा हो गया कि उस देश में उद्योग किस प्रकार का है, उद्योग कितना विकसित है। और ढांचागत सुविधाएँ, ढांचागत सुविधाएँ का मतलब हो जाएगा सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, इन सबको जाना जाता है, ढांचागत के नाम से जाना जाता है। तो देश को हम जो है दो आधार पर जानते हैं, एक हो गया विकसित देश, दूसरा हो गया विकासशील देश। तो जानिए, पहले लिखते हैं विकासशील देश। विकासशील देश, विकासशील देश के बारे में पूछता है विकासशील देश कौन है। इसका आप लिखेंगे लक्षण क्या है। औद्योगिक पिछड़ापन, उद्योग यहाँ का जो है उन्नत उतना नहीं रहता है, थोड़ा सा पिछड़ापन होता है, पिछड़ापन। और ढांचागत सुविधाओं का अभाव, प्रति व्यक्ति आय कम, विकास की ओर अग्रसर, यानी ये जो देश है ये बाद में जो है विकसित हो जाएंगे भविष्य में। विकास की ओर अग्रसर, इसमें कौन कौन से देश आ जाएंगे उदाहरण। इसमें आपका भारत देश आ जाएगा, भारत, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्राज़ील। इन सब देशों के बारे में सब लोग जान जाइएगा, क्योंकि बहुविकल्पी में पूछता है विकासशील देश कौन कौन से हैं। तो इन सब देशों के बारे में सबको पता होना चाहिए। इन सब देशों का औसत आय कम रहता है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा विकसित देश। देखिए विकसित देश का क्या होता है, इसका औद्योगिक ढांचा जो है उन्नत रहेगा, ढांचागत सुविधा का विकास पूरी तरह से हो जाता है, और प्रति व्यक्ति आय भी उच्च रहता है। तो इसमें लिखेंगे उन्नत उद्योग, बस इसी का अपोजिट लिखेंगे, उन्नत ढांचागत सुविधा, ढांचागत सुविधा का मतलब इसको कोष्ठ में लिखना है, देख लीजिए, सड़क, बिजली, पानी, इन सब का जो है व्यवस्था रहता है, पूरा अच्छा व्यवस्था होता है। स्वास्थ्य सुविधा इसमें आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक रहता है, स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छा रहता है। इसमें कौन कौन से देश आ जाएंगे उदाहरण। इसमें देखिए आ जाएगा, अमेरिका का नाम लिख लीजिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो नंबर 1 पर है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ब्रिटेन, जापान सब यूरोपीय देश हैं। जापान तो एशिया देश है, एशियाई देश है। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस लिख लीजिए, फ्रांस हो गया। इसके अलावा जर्मनी भी आ जाएगा इसमें। और अपने भारत का पड़ोसी देश अगर देखेंगे तो आ जाएगा आपका है, भारत का पड़ोसी देश आ जाएगा आपका मलेशिया के पास एक देश है, सिंगापुर। ये सब देश जो है विकसित है इत्यादि। देखिए इसमें भी पूछता है परीक्षा में बहुविकल्पी में कि विकसित देश कौन कौन से हैं। तो इन सब देशों के बारे में सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे हम जानते हैं। देखिए विकास को नापने का आधार जो है, विकास का एक रिपोर्ट भी प्रकाशित होता है प्रतिवर्ष।
जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निकाला जाता है। उस रिपोर्ट को जाना जाता है एसडीआई के नाम से। इसमें हम लिखेंगे एसडीआई, एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एसडीआई का रिपोर्ट पूछता है प्रश्न, एसडीआई का प्रकाशन कौन करता है, इसका निर्धारण कैसे होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, एसडीआई कौन प्रकाशन करता है, तो इसमें लिखेंगे आंसर हमें एसडीआई जो है, ये भी जो रिपोर्ट है विकास से संबंधित ही है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। एसडीआई का प्रकाशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। एसडीआई का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, इसको कहा जाता है यूएनडीपी, यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। किया जाता है। तो इसका निर्धारण कैसे होता है, इसमें एक लाइन और लिखिए, एसडीआई का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता है, मतलब हर साल किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का एसडीआई में स्थान कितना है, लिख लीजिए एक और। 2021 के अनुसार भारत का एसडीआई में स्थान, भारत का एसडीआई में स्थान 132वां है, 132वां है। ठीक है, 2021 के अनुसार। इस पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है कि एसडीआई में भारत का स्थान कौन सा है। 132वां की जगह पर कभी कभी 130वां भी देता है, तो आप 130वां को सही मानेंगे, क्योंकि 2018 में भारत का एसडीआई में स्थान जो था 130वां था। किताब में आपको 130वां का ही लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, एसडीआई का निर्धारण। एसडीआई का निर्धारण करने वाले एक अर्थशास्त्री है महबूब उल हक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, वही किए थे। भारत के भी अर्थशास्त्री का योगदान था इसमें, अमर्त्य सेन का। तो उनके द्वारा एक चार्ट बनाया जाता है, हम लिखेंगे एसडीआई का निर्धारण, इसमें हेडिंग डाल के। इसमें एसडीआई का निर्धारण मुख्यतः 3 आधार पर किया जाता है, 3 आधारों पर किया जाता है, 3 आधारों पर किया जाता है। पहला लिख लीजिए आय, यानी प्रति व्यक्ति आय, इस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा साक्षरता दर, साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या कितना है इस देश में, कितने व्यक्ति साक्षर हैं। तीसरा हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है उस देश में रहने वाले व्यक्तियों का औसत आयु कितना है, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं, या इसमें लिख सकते हैं औसत आयु। इसी 3 आधार पर किसी देश को एसडीआई में नंबर दिया जाता है, उसी नंबर के आधार पर उनको रैंक प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय आय बारे में, राष्ट्रीय आय पूछता है प्रश्न कभी कभी, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय किसी देश में, लिख लीजिए इसको, वहाँ रहने वाले, उस देश में रहने वाले व्यक्तियों के कुल आय का योग, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसी प्रकार हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय में कैसे निकाला जाएगा? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या भाग दे देने पर प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, इसमें लिखेंगे देश के राष्ट्रीय आय में देश में रहने वाले कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकाला जाता है। तो इसको लिख लीजिए, औसत आय प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय, कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अच्छा, इसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, हर राज्य की जो है आय जो है अलग अलग है। तो सबसे अधिक राज्य के संदर्भ में जानेंगे। सबसे अधिक आय जो है हरियाणा की है, हरियाणा राज्य की। लिख लीजिए हरियाणा। राज्य की है, ठीक है। और सबसे कम जो है आपका हो जाएगा बिहार, और इसका हो जाएगा बिहार और उड़ीसा का, ठीक है। और उसका लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछता है शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के बारे में जानेंगे कि किसी देश में या किसी राज्य में, लिख लीजिए 1000 जीवित जन्म लेने वाले, जैसे किसी वर्ष 1000 जीवित जन्म देने वाले एक वर्ष से कम शिशुओं में मृत शिशुओं का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। यानी कि 1000, अगर एक वर्ष में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं, उनकी आयु जो है 1 वर्ष से कम होना चाहिए। शिशुओं में से जितने भी शिशु मर जाएंगे उनका अनुपात जो है शिशु मृत्यु दर कहलाता है। जैसे भारत का शिशु मृत्यु दर का अनुपात जो है औसत जो है 40 है, सॉरी 40 नहीं 30 है, 30। और भारत में अगर राज्य में जाएंगे, राज्य में तुलना करेंगे, तो सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर जो किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है सबसे अधिक। वैकल्पिक पूछता है कभी, सबसे अधिक
शिशु मृत्यु दर वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। और सबसे कम जो है केरल का है। केरल में शिशु मृत्यु दर एकदम कम है। ठीक है। इसी तरह साक्षरता होता है, साक्षरता के बारे में पूछता है। साक्षरता का मतलब होता है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों का संख्या, पढ़े लिखे व्यक्ति का मतलब ये होता है जो व्यक्ति अगर किताब पढ़ना जान जाए, लिखना जान जाए तो उसको साक्षर माना जाता है। इसमें लिखिए कोई व्यक्ति या जो व्यक्ति, लिखिए जो व्यक्ति लिखना और पढ़ना जानता है उसे साक्षर माना जाता है। ठीक है। भारत में जो साक्षरता है औसत 76% है, यानी कि 100% जनसंख्या में से 76% जनसंख्या इस साक्षर पढ़ना लिखना जानता है, बाकी जनसंख्या जो है अनपढ़ है। तो अगर राज्य के संदर्भ में जानेंगे तो सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार हो जाएगा। ठीक है। केरल के बारे में पूछता है, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? केरल है। देखिए केरल शिशु मृत्यु दर में भी इसका स्कोर ठीक है, केरल का साक्षरता में भी इसका स्कोर ठीक है, इसलिए केरल का एसडीआई जो है सबसे अधिक है भारत में। एसडीआई के मामले में अगर राज्य के हिसाब से तुलना करेंगे तो सबसे अधिक एसडीआई जो है अच्छा जो है केरल का है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? पूछता है प्रश्न। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? इसके महत्व और कमियां बताइए। कभी इसका लाभ या महत्व भी पूछता है और कभी कमियां भी पूछता है कि इसका नुकसान क्या है, कमी क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कि गांव में होता है ना कोटा, जहाँ राशन मिलता है, उसी के बारे में लिखना है। इसमें लिखेंगे गरीबों के लिए उचित मूल्य पर, गरीबों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रणाली है। इसके अंतर्गत कोटे का दुकान होता है, कोटे का दुकान जहाँ से खाद्यान्न वितरण किया जाता है। किया जाता है। पहले बनता था ना सफेद कार्ड बीपीएल, उसी के अंतर्गत आता था। इसमें भी और सुधार किया गया है। 2013 में खाद्य सुरक्षा बिल पास किया गया था, जो कि सबके लिए राशन उपलब्ध कराने के लिए। इसमें लिखेंगे आगे हम 2013 में
खाद में अच्छा बीज पास किया गया, जिससे इससे क्या हुआ, जिससे भारत की अधिकांश जनसंख्या को जो है खाद्यान्न उपलब्ध होने लगा। इसका मानक अलग निर्धारित किया गया, जिसके अंतर्गत मानक में लगभग 70% जनसंख्या जो है शामिल हो गई। 2013 में खाद्य सुरक्षा बिल पास किया गया, जिसके अंतर्गत देश की 70% जनसंख्या इसके अंतर्गत आ गई। 70% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। ठीक, इसके बाद इसका हम लिखेंगे, इसका महत्व क्या है, लाभ क्या है, लाभ या महत्व। लाभ यानी पहला लाभ लिख लेंगे हेडिंग डाल के कि गरीबों के लिए खाद्यान्न की सुविधा। लिखिए गरीबों के लिए सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न। पहला हेडिंग इसके बारे में लिख देंगे, गरीबों के बारे में पूरा। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए महंगाई से राहत। इसमें महंगाई के बारे में लिखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सस्ते दर पर खाद्यान्न को उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए जो उपभोक्ता होते हैं वो महंगाई से बच जाते हैं। ठीक है, इससे महंगाई से इसमें राहत मिलता है लोगों को। तीसरा लेंगे जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में मदद। जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में मददगार। जीवन प्रत्याशा के बारे में बताया था ना, मतलब इससे क्या होता है, जब खाद्यान्न लोगों को उपलब्ध होने लगेगा तो लोगों का स्वास्थ्य सुविधा जो है अच्छा रहेगा, लोगों की औसत आयु जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसका 3 लाभ है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है देश के लिए, तो नुकसान भी लिख लेंगे, यानी हानि क्या है। पहला हानि है भ्रष्टाचार तथा लालफिताशाही। पहला लिख दीजिए भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बारे में लिखेंगे कि इसकी वजह से क्या होता है, भ्रष्टाचार की वजह से जो खाद्यान्न है सही लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, खाद्यान्न की कालाबाजारी कर दी जाती है, खाद्यान्न को जो है बाजार में बेच दिया जाता है। ठीक है, और अधिकारी जो होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। जो व्यक्ति जो है राशन लेने लायक है उसका जो है राशन कार्ड नहीं बनाते हैं, बल्कि पैसा लेकर गलत व्यक्ति का भी राशन कार्ड बना दिया जाता है। मतलब इस प्रणाली में भ्रष्टाचार बड़े व्यापक पैमाने पर होता है। ठीक है, भ्रष्टाचार के बारे में लिखना है केवल। दूसरा हेडिंग डाल देंगे इसमें दूसरा लिख दीजिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोषीय घाटा क्या होता है, जब बजट पेश किया जाता है तो उसका राजकोषीय घाटा आता है। इसमें राजकोषीय घाटा में वृद्धि, क्योंकि जो है इसके लिए जो है सरकार जो है पैसा जो है कहाँ से उपलब्ध कराएगी, बजट से। और खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार को जो है बजट में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से राजकोषीय घाटा में वृद्धि होती है। तो राजकोषीय घाटा में वृद्धि आप लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, राजकोषीय घाटा वृद्धि हो जाता है, इससे सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। बस 2 कारण बहुत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन आप देखेंगे इससे संबंधित। बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न हो जाएगा, विकसित देश कौन है। विकसित देश है पूछता है क्वेश्चन, विकसित देश कौन हो जाएगा, लिखेंगे आप अमेरिका, फ्रांस भी है, जापान, जर्मनी। इसमें से कोई भी रहेगा टिक लगा लेंगे। ठीक है, दूसरा
दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, विकासशील देश कौन है? यह विकासशील देश है। विकासशील देश कौन है? लिखिए, इसमें हो जाएगा भारत। अगर पूछ देगा विकासशील देश कौन है, उस पर विकल्प देगा तो इसमें जो भी देश रहेगा उस पर टिक लगा देंगे। भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राज़ील। ये सब कौन सा देश है? ये सब जो है विकासशील देश है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में, भारत में सबसे अधिक आय किस राज्य की है? सबसे ज़्यादा आय कौन सा राज्य है? किस राज्य की है? राज्य के बारे में पूछेगा, किस राज्य की है? तो भारत में सबसे ज़्यादा आय किस राज्य की है? किस राज्य की है? की है। इसमें हो जाएगा आपका है, आपका हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। और भारत में सबसे कम आय किस राज्य का है? सबसे कम आय किस राज्य का है? इसमें आप लिख लेंगे बिहार और उड़ीसा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? कौन है? केरल है। आंसर क्या हो जाएगा? केरल। और सबसे कम साक्षर राज्य, साक्षर राज्य हो जाएगा आंसर बिहार। इस प्रकार शिशु मृत्यु दर भी पूछता है, सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ किस राज्य की है? तो उसमें लिखेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम केरल। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखना है तो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? कौन सा राज्य है? इसमें लिख देंगे आप मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा हो गया मध्य प्रदेश में, और सबसे कम शिशु मृत्यु दर कौन सा राज्य है? इसमें आप लिख लेंगे केरल। सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? कौन है? इसमें हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इशू एक तरफ से पढ़ लेंगे, ध्यान में रहेगा। उसके बाद इसमें 9वां क्वेश्चन लिखिए, एसडीआई भारत का स्थान, एसडीआई में भारत का स्थान क्या है? इसमें लिख लेंगे आप 130 रहेगा तो 130 टिक करेंगे, और 130 रहेगा 132 रहेगा तो 132 टिक करेंगे। 2018 का अनुसार 130वां था और 2021 के अनुसार 132वां था। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, एसडीआई का प्रकाशन कौन करता है? एसडीआई का प्रकाशन
अभी बताया थोड़ा देर पहले। कौन करता है प्रकाशन? यूएनडीपी। यूएनडीपी, यहाँ का यूएनडीपी नहीं लिखा रहेगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ लिखा आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, दोनों का मतलब एक ही है। यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ। और एक क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य सुरक्षा बिल कब पारित किया गया था? खाद्य सुरक्षा कब पारित किया गया, या खाद्य सुरक्षा बिल है, ऐसे भी पूछ सकता है, लिख लेंगे 2013 में। ठीक है, बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।